हेलो प्रीति पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत होती है धरती की सबसे भयानक तबाही से। 2014 में ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम सीमा पर थी। तापमान बढ़ता जा रहा था और धरती का हर एक कोना जल रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए एक आखिरी हथियार आजमाया। उन्होंने एक खास रसायन को आकाश में छोड़ दिया जिसका मकसद था धरती को ठंडा करना। लेकिन यह प्रयोग एक ऐसी भूल बन गया जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। रसायन इतना ताकतवर था कि उसने धरती को बर्फ की चादर में लपेट दिया। आसमान से बर्फ की मोटी परतें गिरने लगी, समुद्र जल के पत्थर हो गए, हर तरफ सिर्फ सफेद मौत का साया छा गया। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो गया। इस तबाही में इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी एक ट्रेन, स्नोपियर्सर। ये ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन कभी बंद नहीं होता था। यह एक ऐसी ट्रेन थी जो बिना रुके बिना थके पूरी धरती का चक्कर लगाती थी। इस ट्रेन में इंसानों की जिंदा रहने के लिए जरूरत की सारी चीजें थी। इस ट्रेन में लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया था। सबसे आगे ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में रहते थे अमीर लोग। यह वो लोग थे जिन्होंने मोटी रकम देकर टिकट खरीदा था। उनके लिए यह ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्वादिष्ट खाना, शराब, शानदार बेडरूम और हर तरह की सुख सुविधाएं, ये लोग जो चाहे वो कर सकते थे। उनके लिए यह ट्रेन हर चीज के लिए उनकी मर्जी से उपलब्ध थी। बीच के डब्बे में रहते थे इकोनॉमिक्स क्लास के यात्री। इनकी जिंदगी फर्स्ट क्लास के लोगों की जितनी शानदार तो नहीं थी, लेकिन यह लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। ट्रेन के सबसे पीछे टेल सेक्शन में रहते थे थर्ड क्लास लोग। यह वह लोग थे जिन्हें मुफ्त में ट्रेन में चढ़ने दिया था, लेकिन उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। उन्हें अच्छा खाना तो क्या, नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। पिछले 17 सालों से यह लोग सिर्फ एक चीज खाकर जिंदा थे, एक अजीब सा प्रोटीन बार जो हर दिन गाट्स बांटते थे। ट्रेन का मालिक विलफर्ड इंजन सेक्शन में रहता था। वहाँ से वो इस छोटी सी दुनिया को कंट्रोल करता था। इस ट्रेन में सब कुछ था, बिजली की सप्लाई, खाना पीना और इकोनॉमिक्स क्लास के बच्चों के लिए स्कूल भी। लेकिन यह सारी सुविधाएं अमीर और मध्यम लोगों के लिए ही थी। टेल सेक्शन के लिए सिर्फ अंधेरा, गंदगी और वह प्रोटीन बार ही था। यह ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। यह ट्रेन 24 घंटे चलती रहती थी और धरती का पूरा चक्कर लगाने में इसे 1 साल का वक्त लगता था। जब यह ट्रेन एक खास ब्रिज के पास से गुजरती थी तब इसे नया साल माना जाता था। कहानी अब 2031 में पहुंचती है, जहां 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आए। इस बार उन लोगों की मांग थी एक वायलिन वादक जो उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बों के लिए चाहिए था। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने कहा वो और उसकी पत्नी वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। जब उसने अपनी पत्नी के बिना जाने से मना कर दी तब उन्होंने उसका हाथ तोड़ दी और जबरदस्ती उसको अपने साथ ले गए। यह देखकर टेल सेक्शन में गुस्सा भड़क गया। इसी बीच कर्टिस, एवरिक और उसका दोस्त एडगर कुछ और कर रहे थे। वे प्रोटीन बार्स में छिपे हुए मैसेज की तलाश में थे। यह कोई सामने के डिब्बों में से भेजता था। यह मैसेज उनकी आखिरी उम्मीद था। तानिया, एक माँ ने कर्टिस को बताया कि वह जो मैसेज ढूंढ रहा है वह उसके बेटे के प्रोटीन बार में है। कर्टिस ने बच्चे को बहलाकर वह बार लिया। उसने बार को तोड़ा और एक छोटा सा कैप्सूल निकाला। कैप्सूल के अंदर एक मैसेज, एक ऐसी चीज जो टेल सेक्शन वालों को बगावत के लिए प्रेरित कर सके। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ प्रोटीन बार खाकर जिंदा थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि अब वो लोग बगावत के लिए तैयार थे। वे सामने के डिब्बों में जाना चाहते थे जहाँ सुख सुविधाएं थी। 17 सालों में उन्होंने 2 बार बगावत की थी और दोनों बार नाकाम रहे थे। टेल सेक्शन के लोग कर्टिस को अपना लीडर मानते थे, लेकिन कर्टिस खुद को लीडर मानना नहीं चाहता था। वह अपने अतीत से परेशान था। उसका अतीत एक ऐसा बोझ था जो उसे लीडर बनने से रोक रहा था। कर्टिस ने वह मैसेज गिलियम को दिखाया। गिलियम ट्रेन का सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी था। कर्टिस विलियम को अपना लीडर मानता था, भले ही वो स्वीकार करे या ना करे। इस बार लेटर में एक नाम था
नामसुंग मिंगसुंग। नामसुंग वो शख्स था जिसने ट्रेन को डिजाइन किया था, लेकिन अब वो ट्रेन के जेल सेक्शन में पहुंचे। सेक्शन वालों का प्लान था कि वो नामगुन को छुड़ाएंगे। उसकी मदद से वो ट्रेन के सारे दरवाजे खोल कर इंजन सेक्शन में पहुंचेंगे। अगर वो लोग इंजन पर कब्जा कर दे तो पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में होगी। उसी रात गार्ड्स और ट्रेन की सीईओ मेसन फिर से ट्रेन सेक्शन में आई। इस बार वे लोग बच्चों की मांग लेकर आए। तानिया और एक और आदमी एंड्री अपने बच्चों टिमी और एंडी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग पकड़े गए और उनके बच्चों को वो लोग ले गए। एंड्रियो ने गुस्से में मेसन के सर पर जूता फेंक दिया। मेसन बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन वह कुछ देर बाद वापस आई और उसने वह जूता उठाया और टेल सेक्शन वालों को ताने मारे। उसने कहा, जैसे जूते की जगह पैर में होती है और हेड की जगह सिर पर होती है, वैसे ही हम लोग टेल सेक्शन में हो अपनी औकात कभी भूलना नहीं चाहिए। मेसन ने एंड्रियो को सजा देने का फैसला किया। एंड्रियो ने गार्ड्स को आदेश दिया कि उसका हाथ ट्रेन के बाहर रखा जाए। बाहर की ठंड इतनी खतरनाक थी कि 7 मिनट में उसका पूरा हाथ जम गया। फिर गार्ड्स ने हथौड़े से उसका पूरा हाथ तोड़ दिया। हिल सेक्शन में कई लोग ऐसे थे जिसके हाथ या पैर इस तरह की सजा की वजह से कटे हुए थे। उन्होंने भी कभी बगावत की कोशिश की थी, कोई गलती की थी जिसकी सजा उन्हें इस तरह से मिली। यह देखकर कर्टिस और बाकी लोग और गुस्से में। कर्टिस को एक बात पर शक था। उसे लगता था कि गार्ड्स के गनों में गोलियां नहीं हैं। पिछले 10 साल से हुए विद्रोह में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये ट्रेन में नई गोलियां बनाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए कर्टिस को यकीन था कि गार्ड सिर्फ डराने के लिए खाली करने लेकर घूमते हैं। वह एक गार्ड के पास गया और गन अपने सर पर रखवाई और ट्रिगर दबाया। जैसा कर्टिस को शक था, गन में कोई गोली नहीं थी। यह देखकर टेल सेक्शन वालों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने गार्ड्स पर हमला कर दिया। गार्ड्स को मार गिराया गया और विद्रोही जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल सेक्शन में उन्होंने नामगुन, मिंसू और उनकी बेटी योना को छुड़ाया। दोनों क्रोनाल नाम के ड्रग के आदी थे और स्लिप चेप्स में बंद थे। ट्रेन में सजा पाने वालों को इस तरह से चेप्स में सुलाकर रखा जाता था। नामगुन ने कर्टिस से सौदा किया। वह हर दरवाजा खोलने से पहले 2 क्रोनल ड्रग्स की मांग कर कर्टिस ने यह सौदा मान लिया। योना में एक खास बात थी, वह दरवाजों के पीछे क्या है वह भाप सकती थी। जैसे ही वह अगले सेक्शन में पहुंचे, उनके सामने खिड़कियां आई। 17 सालों के बाद टेल सेक्शन वालों ने सूरज की रोशनी देखी। बाहर का नजारा बर्फ से ढका हुआ था। गिलियम, जो टेल सेक्शन का सबसे समझदार आदमी था, 17 साल बीत चुके थे लेकिन धरती की बर्फ अभी तक नहीं पिघली थी। यह देखकर टेल सेक्शन वालों का मन और टूट गया। अगले डिब्बे में वह उस जगह पहुंचे जहां प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे। कर्टिस ने मशीन के अंदर झांका और जो उसने देखा उससे वह सन्न रह गया। प्रोटीन बार्स कॉकरोच को पीस कर बनाए जाते थे। यह एक घिनौना रहस्य था। कर्टिस ने यह अपने तकिए रख एक और मैसेज मिला। उसमें लिखा था वाटर। इसका ये मतलब था कि अब उन्हें ट्रेन की पानी की सप्लाई वाले सेक्शन पर कब्जा करना। यह ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वे इसे कंट्रोल कर ले तो उनकी सारी बातें मानी जा सकती थी, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जब वे अगला दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, योना ने खतरे की आशंकाएं जताई। उसने कहा दरवाजे के पीछे कुछ गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने हथियार बंद गार्ड्स खड़े हुए। यह एक जाल था। गार्ड्स ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया। यहाँ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हुई। ट्रेन येकाटेरिना ब्रिज से गुजरने वाली जो हर साल के एक चक्कर को पूरे होने का प्रतीक था। गार्ड्स हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रैक पर बर्फ की विशाल चट्टान थी जिससे ट्रेन हिलने लगी। योना ने खाई में एक प्लेन का मलबा देखा जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा साफ दिख रहा था। इसका यह मतलब था कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। यह एक छोटी सी उम्मीद, लेकिन अभी विद्रोहियों के सामने जिंदगी और मौत की जंग थी। मिनिस्टर मेसन वहां पहुंची। उसने विद्रोहियों को ताने मारे और कहा कि उन्हें विल्फर का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने उन्हें ट्रेन में जगह दी। उसने कहा कि टेल सेक्शन वाले अपनी औकात भूल रहे। उन्होंने ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की है और अब उन्हें इनकी सजा मिलेगी। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि टेल सेक्शन के 24% लोगों को मार दिया जाए ताकि ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे। ट्रेन अब एक लंबे टनल में घुसने वाली थी। गार्ड्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए
और अंधेरे में विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया। कर्टिस ने अपने साथियों को मसाले जलाने का आदेश दिया। मशालों की रोशनी में टेल सेक्शन वाले गार्ड से भिड़ गए। यह एक खूनी जंग थी। लड़ाई के दौरान विद्रोहियों ने मेसन के एक कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन मेसन ने उसे बलि चढ़ा दिया। उसने अपने कमांडर की जान की परवाह नहीं की। एक गार्ड ने एग्डर को पकड़ लिया और कर्टिस को रुकने की धमकी दी। कर्टिस ने मेसन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक गार्ड ने एग्डर को मार डाला। यह देखकर कर्टिस का दिल टूट गया। एग्डर उसका दोस्त था और उसकी मौत ने कर्टिस को और गुस्से से भर दिया। उसने गार्ड्स को रोकने का आदेश दिया। मेसन अब उनकी कैदी थी। पूछताछ में मेसन ने बताया कि बच्चे टिमी और एंडी सामने वाले डब्बे में हैं। उसने कहा कि विल्फर को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्हें वहां ले जाया गया है। उसने यह भी बताया कि पानी की सप्लाई इंजन सेक्शन से आती है, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए मेसन ने कर्टिस को विल्फर तक ले जाने का वादा किया। कर्टिस, नामगुंग, योना, तान्या और कुछ साथी मेसन के साथ आगे बढ़े। वे फर्स्ट क्लास के डिब्बों से जो एकदम अलग दुनिया की तरह थी। वहाँ फल सब्जियों के पौधे थे। ऐसा लग रहा था कि वे जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गए हों। अगले डिब्बे में एक विशाल एक्वेरियम, यहाँ तक कि एक सुशी बार भी था। मछलियाँ तैर रही थी। टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सुशी खाई। उनके लिए यह कोई सपने की तरह था। कर्टिस ने मेसन को प्रोटीन बार खाने के लिए मजबूर किया, जो कॉकरोच से बना था। उससे पता था, लेकिन उससे खाना पड़ा। अगले डिब्बे में एक स्कूल था। यहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि विल्फर एक भगवान की तरह है, जिसने इंसानियत को बचाया। आया ने अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या किसी ने उसे देखा है? एक बच्चे ने बताया कि बच्चे सामने के डिब्बों में ले जाए गए हैं। ट्रेन उस जगह से गुजर रही थी जहां पिछली बगावत में कुछ लोग ट्रेन से कूद गए थे। बाहर की ठंड में वह तुरंत जमकर मर गए थे। स्कूल की टीचर बच्चों को उनकी लाशें दिखाती और कहती थी ट्रेन ही उनका घर है, और कहती थी कि अगर इंजन रुका तो वह भी जम जाएंगे। तभी एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आया। उसने न्यू ईयर के मौके पर बच्चों को अंडे बांटने शुरू किए। टेल सेक्शन वालों को लगता था कि अंडे और चिकन जैसी चीजें सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन वह आदमी टोकरी से अचानक से मशीन गन निकालता है। उसने मेसन के गार्ड्स को छुड़ाया और विद्रोहियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसी वक्त स्कूल की टीचर भी टोकरी से गन निकाल कर्टिस और उसके साथियों पर हमला करती है। इस हमले में कर्टिस का एक साथी मर जाता है, लेकिन कर्टिस के दूसरे साथी ने टीचर के गले पर चाकू फेंका और उसे मार डाला। वहाँ वो लोग देखते हैं कि वाटर सेक्शन में फ्रैंको गार्ड्स का लीडर ने बाकी विद्रोहियों को मार डाला। उसने गिलियम को भी कैमरे के सामने लाकर गोली मार दी। उसने गुस्से में मेसन को मार डाला। अब सिर्फ कर्टिस, नामयुंग और योना ही बचे थे। वे आगे बढ़े और अब वो फर्स्ट क्लास की दुनिया में थे। यहाँ हॉस्पिटल, टेलर, ब्यूटी पार्लर जैसी अनेक सुविधाएं थी। एक डिब्बे में अमीर लोग क्रोनोल ड्रग के नशे में पार्टी कर रहे थे। नामगुंग और योना ने वहाँ से ढेर सारा क्रोनोल इकट्ठा किया। जब वे इंजन सेक्शन के पास पहुंचे, उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश। नामगुंग ने उसे शांत किया और अपनी आखिरी सिगरेट दी। कर्टिस ने उसे अपने अतीत की दर्दनाक कहानी सुनाई। 18 साल पहले जब धरती जमने लगी थी, टेल सेक्शन में हजारों लोग ठूस दिए गए थे। 1 महीने तक न खाना मिला न पानी। भूख ने लोगों को पागल कर दिया था। वे एक दूसरे को काट कर खाने लगे। कर्टिस ने भी ऐसा किया। उसने एक औरत को मारकर उसका बच्चा छीना, जिसे वह खाने वाला था, लेकिन गिलियम्स ने उसका चाकू छीन लिया और अपना हाथ काटकर लोगों को उसे खाने के लिए दिया। और उस बच्चे का नाम था एडगर, और उन्होंने भी अपने अंग काटकर एक दूसरे को दिए। कर्टिस को इस बात का गहरा अफसोस था। वह खुद से नफरत करता था, क्योंकि भूख ने उसे इंसानियत भुला दी थी। कुछ महीनों के बाद विल्फर के गार्ड प्रोटीन बार लेकर आए। तब से टेल सेक्शन वाले उसी पर जिंदा थे। नामगुंग ने कर्टिस की कहानी सुनी। उसने कहा कि उसकी कहानी दुखद है, लेकिन अब इंजन पर कब्जा करने का कोई फायदा नहीं। उसने सुझाव दिया कि उसे अब ट्रेन का बाहर का दरवाजा खोलना चाहिए। उसने बताया कि वह क्रोनोल इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से यह बम की तरह फट सकता था।
उसने कहा कि यह काटेना ब्रिज पर हर साल वह खाई में प्लेन का मलबा दिखता है। पहले प्लेन का सिर्फ एक हिस्सा दिखता था, लेकिन अब वह पूरा दिखने लगा है। इसका मतलब है बर्फ अब पिघलने लगी है। विल्फर्ड की सेक्रेटरी वहाँ पर आई। उसने नामगुम को गोली मार दी। फिर वह कर्टिस को इंजन सेक्शन में ले गई। वहाँ विल्फर्ड ने कर्टिस का स्वागत किया। उसने बताया कि वही मैसेज भेजता था। दावत करवाना उसका और गिलियम का समझौता था ताकि ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे। इस बार गिलियम ने विद्रोह को नहीं रोका, इसलिए उसे मारना पड़ा। उसने कहा कि वह अब बूढ़ा हो चुका है, वह अब ट्रेन को अकेले नहीं संभाल सकता। उसने कर्टिस को अपनी जगह ऑफर की। उसने फ्रैंको को आदेश दिया कि सेक्शन के सिर्फ 18 लोगों को छोड़कर बाकी सबको मार दिया जाए, क्योंकि ट्रेन को 18 साल पूरे हो चुके थे। कर्टिस ने सुना जब फ्रैंको ने ट्रेन सेक्शन के 64% लोगों को मार डाला। विल्फर्ड ने बताया कि ट्रेन में संसाधन और आबादी बढ़ती रहती है, इसलिए उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। नामगुम और योना होश में आए। उन्हें फर्स्ट क्लास के लोग और फ्रैंको मारने आए थे। योना ने इंजन का गेट खोला और क्रोनोल को ट्रेन के बाहर के दरवाजे पर लगा दिया। वह कर्टिस के पास माचिस मांगने गई। योना को लगा कि इंजन के फ्लोर के नीचे कुछ है, और जब उन्होंने फ्लोर खोला तब टीमी और एंडी वहाँ खतरनाक हालत में इंजन के पुर्जों में काम कर रहे थे। उसने योना को माचिस दी। कर्टिस ने टीमी को बाहर निकाला और योना ने क्रोनोल में आग लगा दी। इसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट इतना ताकतवर था कि बर्फ की एक विशाल चट्टान ट्रेन पटरी से उतर गई और सारे डिब्बे बिखर गए। इस हादसे में ट्रेन के लगभग सारे लोग मर गए। सिर्फ टिमी और योना बच पाए और पहली बार धरती पर कदम रखे। दूर एक पहाड़ी पर एक सफेद भालू उन्हें दिखा। यह एक संकेत था कि धरती अब फिर से जीने योग्य बन गई है। बर्फ पिघल रही थी और धीरे धीरे जीवन वापस आ रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।